इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंटिन्यू करेंगे बेटा हम। बेटा अगर हमारे पास कोई चार्ज्ड शेल है, मतलब चार्ज शेल बोलने का यहां मतलब है कि एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, चाहे हॉलो है चाहे सॉलिड है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर या सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। अगर हम किसी मेटेलिक स्फीयर को Q चार्ज देंगे, so that charge will be on the surface of it, whether it is solid or it is hollow, the charge will be on the surface of the shell. और यहाँ मान लीजिए रेडियस अगर इसका r है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन करते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर Q चार्ज दिया है तो सिग्मा वुड बी इक्वल टू 4Q बाय 4 पाई r स्क्वायर। सो Q को आपने लिखना है 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें, पोटेंशियल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड द शेल देखें वो 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस देखें, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाय r स्क्वायर। और बेटा अगर आप Q की जगह ये डाल दो, सो इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई r square sigma divided by capital R square. So on the surface of a spherical shell, it is sigma by epsilon 0. और ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है। On the surface, E is maximum, but outside, E outside is given by 1/4 pi epsilon 0 Q by R square. What is R? Distance from the center, दोनों केसेस में। ठीक है, this can be expressed as it is 1/4 pi epsilon 0 then 4 pi r square into rho divided by r square। 4 pi will be out, so E outside जो है that is equal to r square by small r square into sigma by epsilon 0। so we can say कि जो E है वो inversely proportional to r square है। ये है about electric field। On the surface it is maximum, inside the surface it is 0, outside the surface it decreases as inverse square of the distance। ठीक है, outside क्या है? Inversely proportional to r square। अगर हम पोटेंशियल की बात करें, बेटा देखना ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे थे? E होता है माइनस dV बाय dr, E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr। बट अगर मैं बोलूं इनसाइड, E इन तो 0 है, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, माइनस साइन छोड़ दीजिए, वी कैन राइट dV बाय dr इज 0। इट मींस V इज कांस्टेंट। और ये V कितना है? किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल 0 नहीं होता। इनसाइड द शेल the electric potential is V in equal to 1/4 pi epsilon 0 into Q by R। ये इनसाइड भी है और सरफेस पे भी है। सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहता है। और इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो Q की जगह लिखोगे 4 pi R square into sigma, so 4 pi R square into sigma
divided by this R, 4 pi cancel, V in equal to sigma by epsilon 0 into R. This is constant. This is also constant. पता चला कैसे है? यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, वो वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर। लेकिन इसको अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है तो यहां से लिख सकते हो Q इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, यहाँ पुट कर सकते हो। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज आर? इट इज रेडियस। बट जब हम आउटसाइड बात करेंगे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, ये इनसाइड एज वेल एज वी एस है, सरफेस पे भी इतना ही है। लेकिन जब मैं आउटसाइड बात करूंगा, वी आउट कितना होगा, से हटा देते हैं। जो वी आउट होगा दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर। ठीक है, मींस आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। इनको हम पहले ग्राफिकली देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ग्राफिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं फॉर ए spherical shell, for a metallic sphere, whether we have a hollow sphere or a solid sphere, doesn't matter. Inside electric field 0 है। Why it doesn't matter? Because किसी भी मेटल को अगर हम चार्ज सप्लाई करेंगे तो वो चार्ज सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे ही होता है। Inside the metal there is no electric field, right? There is no electric field means there is no excess charge. इसलिए जो भी इफेक्ट होगा दोनों का वो सेम होगा, चाहे वो पोटेंशियल के लिए है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। दोनों स्फीयर्स के लिए सेम रिजल्ट आते हैं। अब उन रिजल्ट को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो देखना, अगर मैं इसको पूरा समराइज करके लिख दूं, अगर हमारे पास कोई मेटेलिक स्फीयर है हैविंग रेडियस आर, हॉलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इक्वल्स टू आर, E in equal to 0, E surface equal to sigma by epsilon 0, E out is inversely proportional to R। कैपिटल आर तो रेडियस है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। Then V in and Vs are same। कितना कितना होगा, V in 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R, VSB। लेकिन VO जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। किसी भी मेटेलिक स्फीयर के लिए अगर आपको ग्राफिकली शो करना है वेरिएशन ऑफ E विद R दिखाना है, R हो गया बेटा ये, अगर आपके पास स्फीयर है, अगेन आई एम सेइंग इट इज सॉलिड और इट इज hollow, दैट डजंट मैटर। ये हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस है R, स्मॉल r यहां से डिस्टेंस है। E इन का मतलब क्या है, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो जब तक हम सरफेस पे नहीं पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। सो इट विल बी लाइक दिस, ये आ गया कैपिटल R के बराबर। ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी ES सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। उसके बाद दिस वैल्यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लेकिन अगर आपको V के लिए ग्राफ बनाना है, यही ग्राफ,
बिटवीन R एंड V। तो जब तक हम सेंटर से सरफेस तक नहीं पहुंचते, पोटेंशियल विल रिमेन सेम, उसके बाद पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, आप इसे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख चुके हैं, जब इधर लिखोगे 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1 बाय सिग्मा इंटू 1 बाय एप्सिलॉन 0 R इंटू सिग्मा, ऐसे आएगा। ठीक है ना, 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा, 4 पाई विल बी आउट, एक R भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 इंटू R। तो ये पोटेंशियल और फील्ड का कंपैरिजन है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां पोटेंशियल भी जीरो होगा, हमने ऐसे केसेस डिस्कस भी किए पहले। तो जब तक सेंटर से सरफेस तक नहीं आते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, बट पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। जहां E जीरो वहां V कांस्टेंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ का वैल्यू कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R। वही Q बाय R को हमने ये लिखा है, और उसके बाद पोटेंशियल कम होता जाएगा। मतलब अगर आपने आउटसाइड देखना है तो रेडियस आएगा डिनोमिनेटर में, और अगर सेंटर से लेके सरफेस तक देखना है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, रेडियस आएगा, सॉरी यहाँ डिस्टेंस आएगा, आउटसाइड डिस्टेंस आएगा और इनसाइड या सरफेस पे रेडियस आएगा। मान लीजिए कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, we have two concentric spheres. This one is the other one. ठीक है, इसमें चार्ज है गिवन है, इसका चार्ज है Q1, रेडियस है A, इसका चार्ज है Q2, और रेडियस है B। ठीक है, ये चार्ज है Q2। अब ये एक पॉइंट ले लेता हूँ P1 और एक पॉइंट ले लेता हूँ P2। बताओ व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P1 एंड व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P2। And the same thing can be extended for three spheres also. But जो one है VP1, potential on the surface of first one is equal to, ये first one देखो इसके लिए क्या है, वो surface है, तो इसके कारण potential होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 by A। लेकिन इसके लिए that is inside, तो inside होगा तो बोलो, इसके लिए ये पॉइंट जो है ये इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए पोटेंशियल जो है दैट वुड बी Q2 डिवाइडेड बाय रेडियस, तो रेडियस तो B है, इसलिए एट पॉइंट P1 द पोटेंशियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 by A प्लस Q2 by B। नाउ टेल मी व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट 2। यहाँ कितना पोटेंशियल होगा सेकेंड वाले पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट है सेकेंड वाले स्फीयर के लिए तो वो सरफेस है, बट फर्स्ट वाले स्फीयर के लिए दैट इज आउटसाइड। तो जब आउटसाइड होगा तो हम तो डिस्टेंस देखेंगे। सो व्हेन वी सी डिस्टेंस वी राइट इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 by B प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 by B। चला पता, जो पॉइंट P2 है for the inner sphere it is outside, but for the outer sphere जिसका चार्ज Q2 है उसके लिए it is on the surface। डाउट है कोई, बताओ। अब मान लीजिए ऐसे ही एक सरफेस और होता, अनदर क्वेश्चन, इसी में नहीं ऐड कर देना। एक सरफेस अगर और हो जिसके आउटर सरफेस पे चार्ज है Q3 और इसका रेडियस है C, इसका रेडियस है C,
तो इन दिस केस टेल मी व्हाट इज VP1, VP2 एंड व्हाट इज P3। ये P1, ये P2 और ये P3 है। इसमें क्या चेंज आएगी वो आप नोट करें और मुझे बताएं। देखो अगर हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं, यहां पर ये जो पॉइंट होगा P1 जिसको बोला, इसके लिए इट इज ऑन द सरफेस, सो इट इज ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q1/A। इसके लिए इट इज इनसाइड द सरफेस, तो इनसाइड के लिए भी हम रेडियस की बात करते हैं, ये कॉमन ले लो, Q2/B plus Q3/C। What will be VP2? 1/4πε0। यहां पर इसके लिए वो आउटसाइड है, तो आउटसाइड के लिए हम डिस्टेंस लेंगे Q1/B प्लस Q2/B, बिकॉज इसके लिए इट इज ऑन द सरफेस है, इसके लिए रेडियस, दूसरे वाले के लिए भी रेडियस क्योंकि ये आउटसाइड है। सपोज यहाँ है इनसाइड है, सॉरी इनसाइड के लिए रेडियस, आउटसाइड के लिए डिस्टेंस। तो आउटसाइड है इसके लिए तो डिस्टेंस लेंगे, यहाँ के सेंटर से डिस्टेंस है B। ऐसे ही P3 पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ कितना पोटेंशियल होगा बेटा 1/4πε0 फॉर दिस इनर स्फीयर, इनर मोस्ट स्फीयर, दिस पॉइंट इज आउटसाइड, जिसका डिस्टेंस है C, सो Q1/C। इसके लिए भी आउटसाइड है, तो जब आउटसाइड होगा तो सेंटर से डिस्टेंस देखना, सरफेस से नहीं, Q2/C प्लस Q3/C, क्योंकि उसके तो सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे तो हम रेडियस की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 और 3 और 4 एनी नंबर ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर्स आर गिवन, हम उनके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, अभी आपके पास एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, insulating sphere means if we have a non-conducting sphere, अगर हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, इन ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर the charge is present throughout the volume of sphere. Charge is present throughout the volume, so we define volume charge density here. मान लीजिए ये कोई एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस है R। इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस R ले लो। अगर Q चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा बेटा, जिसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी डिफाइन इट एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, which means Q equal to 4/3 pi R cube into rho। ठीक है, जब सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर E की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
ई आउटसाइड जो होगा वो वैसे ही होगा जो किसी स्फेयर के लिए था, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था, क्योंकि व्हेन वी हैव पॉइंट आउटसाइड द शेल और आउटसाइड द इंसुलेटिंग स्फीयर, व्हाट मैटर्स इज कि इसके अंदर चार्ज कितना है, चाहे वो सरफेस पे हो चाहे वॉल्यूम में प्रेजेंट हो, तो ई आउटसाइड तो सेम आएगा। ई ऑन द सरफेस अगर हम देखेंगे, ऑन द सरफेस इट विल बी, ध्यान से देखना, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे, क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आउटसाइड, इसको अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है, क्या लिखेंगे बेटा सिग्मा की टर्म्स में? इस क्यू की जगह जब 4/3 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा 1/3 एप्सिलॉन 0 आर क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू रो। और वही चीज यहां जब लिखोगे, ये आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 1/3 एप्सिलॉन 0 रो इंटू आर। देखो एक बार इसको चेक करो पहले, इनसाइड देखना होगा। सो इट इज very important, it is directly proportional to r. What is r? Distance from the center। 3 भी होना चाहिए इसमें, ऐसे होना चाहिए। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं, बट यहाँ हमें प्रूव की जरूरत ही नहीं है, यहाँ इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली रिमेंबर दिस रिजल्ट, E इक्वल्स टू रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन 0। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, किसी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वी रिप्रेजेंट इट बाय V अगेन, आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल विल बी रिटन बाय द सेम एक्सप्रेशन जो किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था, Q बाय R। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रो भी लिख सकते हैं इसको, आप खुद करें इसको। V S जो होगा सरफेस के ऊपर, इट विल बी अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय कैपिटल R। स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दिया, क्योंकि सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर इसी V को इन टर्म्स ऑफ रो निकालें, इसको निकालेंगे अगर इसकी फॉर्म में, तो वी कैन राइट 4/3 रो आर V out 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4/3 pi r cube rho divided by small r, this 4 pi will be out, r cube by r, या चलिए तो रो बाय 3 एप्सिलॉन 0 r क्यूब बाय r, और इसे आप लिख सकते हो रो r स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन 0। ये चेक करना पहले एक बार, ये रिजल्ट चेक करो। अगर बेटा पोटेंशियल की बात करें, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल इनसाइड की बात करेंगे, दैट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 3r square minus r square, capital R is the radius, divided by 2r cube। इसे आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, सिग्मा वाला तो है ही है, अदरवाइज आप इसको, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, होप इट इज विजिबल, यू कैन राइट V in equal to 1/4 pi epsilon 0 q divided by 2r, कॉमन ले लो, आप चेक करना बेटा इसको,
2r कॉमन लेके ये बनेगा 3 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको चेक कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r³ बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक इट इज ओके। और इसी को आप इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिखो, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। आर स्क्वायर बाय इन टर्म्स ऑफ सिग्मा भी लिख लीजिए इनको। ठीक है, ये लिख लोगे ना इन टर्म्स ऑफ रो, आप यहाँ पर खुद कैलकुलेशंस करो, थोड़ा सा ज्यादा जंबल्ड हो जाएगा। अब अगर हम v फाइंड करते हैं सेंटर पे, मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर हम ग्राफ बनाएंगे। व्हाट विल बी पोटेंशियल एट द सेंटर? एट द सेंटर मतलब हम इस स्मॉल r को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस था स्मॉल r। तो अभी सेंटर पे कितना हो जाएगा v? v सेंटर विल बी इक्वल टू, जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये तो 0 हो गया, इट वुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/2r तो रखा ही है, into 3. So v center will be equal to 3/2 into 1/4 pi epsilon 0 q/r। और ये देखो 1/4 pi epsilon 0 q/r तो vs है, तो v सेंटर कितना हुआ? 3/2 vs। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपने याद रखना है, 3/2 मतलब 1.5 vs। सो कंक्लूजन क्या याद रखोगे कि सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस, कितना? 50%। ठीक है, ये लिख दो, देयरफॉर vs, ऐसे है ना, v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 vs। v सेंटर जो है दैट इज ग्रेटर देन v सरफेस बाय 50%। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सेंटर पे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ देखो r पुट करोगे तो e इनसाइड वाला e सेंटर बन जाएगा, e सेंटर जो है इधर ऐड कर देना, e सेंटर इक्वल टू 0, बट e सरफेस इज मैक्सिमम, बट v सेंटर, तो v सेंटर जो है वो v सरफेस से बड़ा है, और v सरफेस जो है वो v आउटसाइड से बड़ा है। तो इस चीज को हम ग्राफिकली डिस्कस करते हैं, पोटेंशियल को भी और फील्ड को भी। नोट कर लीजिए पहले आप। बेटा 2r आएगा ना, देखो यहाँ r² है, यहाँ r³ है। जब ये इसको डिवाइड करोगे आप, 3r² / 2r³ क्या बनेगा? 3/2r। तो 2r तो ले लिया मैंने कॉमन, ठीक है, तभी तो इसको आप अंदर ले जाओगे तो 3/2r ही बनेगा। और ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये ठीक लग रहा है मुझे, तो फिर भी आप चेक कर लीजिए, दिस इज ओके। यहाँ r² है, यहाँ r³ है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया बेटा? v सेंटर इज ग्रेटर देन v सरफेस बिकॉज ऑफ दिस 1.5। 0.5 होता तो कम होता, 1.5 है मतलब 50% ज्यादा है। Potential at the center of a insulating sphere is 50% more than potential on the surface of the sphere। ठीक है, फिर आउटसाइड के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आउटसाइड तो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कितना, इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। तो अगर ये सारे जो रिजल्ट्स हैं इन निकिता हो गया, इज इट ओके और नॉट? क्या लिखा आपने? ओके अभी देखो, किसी इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए अगर वेरिएशन को डिस्कस करना है, फॉर ए इंसुलेटिंग स्फीयर E का वेरिएशन देखना है विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर।
R एंड E। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर से सरफेस तक बढ़ता जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। On the surface electric field becomes maximum and outside the surface electric field goes on decreasing with increase in distance as square. E center is 0, E inside is directly proportional to R, E outside is inversely proportional to R square. Now what about V? V ये हो गया बेटा R equal to 0, ये हो गया R equal to R, ये हो गया R less than R, ये हो गया R greater than R. ठीक है, the same is here also, R equal to 0, R equal to R, और इसके उधर हो गया R greater than R. R equal to 0 पे पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, then it starts decreasing. This is 1.5 Vs, this is Vs, और Vs कितना है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R. और उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है. आउटसाइड हो गया ना ये, R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो V out is inversely proportional to R. ठीक है, इसको बना लीजिए आप. ये पॉइंट समझ में आ गया. सरफेस पे मैक्सिमम, सरफेस पे नहीं, सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, सरफेस पे Vs तो फिक्स्ड है. बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं. वन इज वेक्टर फॉर्म, द अदर इज स्केलर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड scalar form में we have electric potential which is work done per unit charge, but of course they are related also, and we have this formula minus dV by dr. Minus dV by dr is E. ये भी हमने कल देखा. अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमारे पास फिर से दो ऑप्शंस हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो E के लिए है, एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस. जिनमें हम क्या रेफरेंस लेते हैं, V के हिसाब से बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बता रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब इट इज द पाथ टेकन बाय an isolated unit positive test charge. कोई भी आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ के अलोंग मूव करेगा उस पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं. और जिन सरफेसेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, दो सरफेसेस ऑन विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम, जिन सरफेसेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी उन सरफेसेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम की हेल्प से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन स्ट्रॉन्गर फील्ड एंड ए वीकर फील्ड. हमें पता चल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है. देखो कैसे, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, क्योंकि कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहीं भी रखा होगा इट विल मूव अवे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ वीक है, जहां ये लाइन ज्यादा क्राउडेड है, मान लो ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है बी, तो इस डायग्राम के बेसिस पे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी. ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो सिर्फ डायरेक्शन का ही डिफरेंस होना था, मैग्नीट्यूड फिर भी ऐसे ही बोलते. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और किसी नेगेटिव के लिए ये फील्ड लाइंस इनवर्ड है.
बट अगेन अगर आपके पॉइंट्स ए और बी हैं तो यहां भी यही बोलेंगे हम, ए एंड बी आर द पॉइंट्स, तो यहां भी यही बोलेंगे कि ई ए जो है वो ई बी से बड़ा है, ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, राइट। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हेल्प से भी हम स्ट्रॉन्गर और वीकर फील्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये सरफेसेस ज्यादा पास पास होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और अगर ये सरफेसेस दूर होंगी तो फील्ड जो है वो वीकर होगा। उसे हम इस इक्वेशन के बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं। dv इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस, वो तो कांस्टेंट है क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी है तो दैट इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का हर एक पॉइंट इस सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। दूसरा बनाना होगा तो ऐसे, तो जितना पोटेंशियल इस हर सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल इसके हर सरफेस पे होगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होने के कारण यहाँ तो दो हैं, तीसरा जो बनेगा ना वो कंपैरेटिवली दूर बनेगा। ये दो के बीच में डिस्टेंस कम है, ये दो के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। जितना फील्ड वीक होता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर ये दोनों डायग्राम्स को क्लब कर दूं, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाना है और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी बनानी है, तो हम ये कंक्लूजन निकालें। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। अब ये थ्योरेटिकल है बेटा, ये आपको खुद थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। वी कैन नॉट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। तो आपको ये खास करके जो 12th वाला है इसमें आपको काफी सारी चीजें थ्योरेटिकली खुद देखनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लिख लेता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the electric field is always, electric field intensity लिख देता हूँ, electric field lines बोल दो। electric field lines are always normal to the equipotential surfaces। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं। कोई भी सिचुएशन हो, जैसे अगर हमारे पास मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ लाइंस जो है उनका स्पेसिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ वीकर है। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, those surfaces will be in the form of equidistant planes। इक्विडिस्टेंट प्लेन, इस प्लेन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V3 है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ मैग्नीट्यूड है उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। इसलिए जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी ज्यादा क्राउडेड होती हैं अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा तो, और अगर वीकर फील्ड होगा तो लेस क्राउडेड, अगर यूनिफॉर्म होगा तो इक्वली क्राउडेड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है। बताओ मुझे V1, V2 और V3 बीच में क्या लिखूं? इक्वल टू लिखूं या लेस देन लिखूं या इक्वल टू ग्रेटर देन लिखूं? V1, V2, V3 आपस में बराबर होंगे, V1 V2 से बड़ा, V2 V3 से बड़ा, या V1 V2 से छोटा और V2 V3 से छोटा होगा। एज पर दिस डायग्राम, यू कैन टेक द रेफरेंस एज दिस डायग्राम। बीच में क्या लिखूं आप बोल के बता सकते हैं, बता। लेस देन लिखूं, इक्वल टू लिखूं या ग्रेटर देन लिखूं?
बेटा देखो, एक चीज लिखता हूं, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, the equipotential surfaces are in the form of equidistant planes. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट प्लेन, तो ये एक प्लेन जो है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बट हम पोटेंशियल जितना यहां उतना यहां नहीं हो सकता कभी भी। आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr में मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, हमेशा याद रखना, कल भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा कम होता है। पोटेंशियल याद करो, मैंने नेगेटिव चार्ज के लिए क्या बोला था ऐसे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है, बट पोटेंशियल तो यहाँ ज्यादा, यहां से यहां आने में पोटेंशियल कम हो गया। दूर वाले पॉइंट पे आपको याद होगा, नेगेटिव चार्ज में दूर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा और पास वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कम होता है। आपने कुछ भी याद नहीं रखना ना, सिर्फ ये देखो ई की डायरेक्शन जिस तरफ है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। मैं फिर से लिख देता हूं लाइन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, तो दैट मीन्स V1 V2 से और V2 V3 से बड़ा है। दैट्स ऑल। ठीक है, विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द नेक्स्ट क्लास, देन डाइपोल। कोई डाउट है किसी का तो बता सकता है।